हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस हम लोग कर रहे हैं समसामयिक घटनाचक्र 2021, जिसमें हम कर रहे हैं भारत दृष्टि। तो गाइस इसका हम चैप्टर नंबर 2 तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि है राजनीतिक संरचना। ठीक है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है टोटल 29 चैप्टर्स हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, पहला दूसरा हम कर चुके हैं। राजनीतिक संरचना करेंगे। थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है गाइस, यहाँ पे काफ़ी पेजेस हैं इसमें, कुछ 17 से लेकर 28 पेजेस तक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 17 to 28 पेजेस हैं, अप्रॉक्स 10-11 पेजेस हैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है दोस्तों। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का, जो कि नाम है राजनीतिक संरचना। तो वैसे यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। इसमें क्या है, शासन की संसदीय प्रणाली है और ये ये गणराज्य 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत एवं 26 जनवरी 1915 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रसारित होता है। संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ क्या है, संघात्मक भी है। मतलब इसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं और ये संघात्मक भी है। भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें जो है परामर्श देने के लिए मंत्रियों के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति उनके परामर्श से ही क्या करता है, कार्य करता है। फिर इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति क्या है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। फिर लिखा है संविधान में विधायी शक्तियां संसद और विधानसभा में जो विभाजित होती हैं। ठीक है, जो विधायी शक्तियां हैं वो संसद और विधानसभा में विभाजित होती हैं और शेष शक्तियां जो है संसद को प्राप्त होती हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार किसको है, केवल संसद को है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है केंद्र और उनके क्षेत्र। तो यहाँ लिखा है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गाइस हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये हो गए आपके 28 राज्य। तो दोस्तों अब केंद्र शासित प्रदेशों की भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हो गया। फिर हम बात करेंगे नागरिकता की। तो यहाँ लिखा है संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक माना जाता है जो संविधान लागू होने के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत में स्थायी रूप से रहता हो। ठीक है, और का जो भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, जिसके जो है माता पिता में से, तो गाइस यहाँ लिखा है तो लिखा है माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। और गांव में लिखा है जो सामान्यतः कम से कम 5 वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने और निर्धारित करने और समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो दोस्तों एक बार मौलिक अधिकार से पहले हम वापस से पीछे जाते हैं, जो पेजेस हमने छोड़े। यहाँ पे दोस्तों लिखा है मतदान का अधिकार। चलिए आइए एक बार ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सत्यशिवम, न्यायमूर्ति आर.पी. देसाई और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पूर्ण पीठ ने अपने एक दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय में नोटा अर्थात नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं के प्रावधान को चुनाव प्रणाली में लागू किए जाने का निर्देश देकर चुनाव सुधार की दिशा में एक क्या है, एक और जो है न्यायिक पहल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है नोटा पर विचारण के साथ ही इस पूर्ण पीठ के समक्ष विचारण हेतु यह प्रश्न भी था कि क्या मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है
एवं इसका उल्लंघन मूल अधिकार का हनन माना जाएगा? तो ये क्वेश्चन था। फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री राजेंद्र सच्चर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि चुनाव संचालन नियमावली 1961 के नियम 41 एंड 49 ओ के द्वारा मत न देने का अधिकार यानी कि राइट्स नॉट टू वोट को मान्यता दी गई है। अतः यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अंग है। तो इसी आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी थी कि मत की गोपनीयता वाक्य खंड न केवल अधिकारातीत शक्ति वाहे बल्कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एंड 21 के भी प्रतिकूल है। दूसरी तरफ भारत संघ की तरफ से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल क्या नाम था उनका, श्री पी मल्होत्रा ने दलील देते हुए कहा था कि मत देने का अधिकार ना तो क्या है मूलाधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, ना साधारण अधिकार है, बल्कि ये क्या है शुद्ध और साधारण रूप से क्या है सांविधिक विधिक वैधानिक अधिकार है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सांविधिक विधिक और वैधानिक अधिकार है ये। ठीक है, अतः इस प्रश्न पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर जो है निष्कर्ष स्वरूप निर्णय देते हुए कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदान का अधिकार सांविधिक अधिकार है। नो डाउट नो राइट टू वोट इज द राइट टू वोट इज स्टैट्यूटरी राइट। ठीक है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये सांविधिक अधिकार यानी कि लोकतंत्र का मूल तत्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मतदाता की पहचान और उसके मत की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभिन्न अंग है। ठीक है, अतः ये दृष्टि से मत देने वाले और मत न देने वाले मतदाताओं के बीच विभेद संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि क्या है समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो इसमें लिखा है कि न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में बताया है कि मतदान की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग मताधिकार से भिन्न है और ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित मौलिक अधिकार का एक पहलू है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि मताधिकार एक क्या है सांविधिक अधिकार है। ठीक है, तो इतना सा हो गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम 2021, ये जो अभी 2021 में गई 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए ना, तो ये उसका है। थोड़ा सा देखिए कहाँ कहाँ हुए थे, हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक लिखा है केरल, दूसरा लिखा है यहाँ पे पुडुचेरी, तीसरा यहाँ लिखा है वेस्ट बंगाल और यहाँ लिखा है असम, देन यहाँ लिखा है केरल और केरल के बाद गई यहाँ हो गया आपका तमिलनाडु। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं इसमें है क्या। तो यहाँ पे लिखा है केरल परिणाम स्थिति 140 निर्वाचन क्षेत्र में से 140 की ज्ञात स्थिति। तो गैस एक बार आप इसे मैं बहुत स्लो उसमें कर दे रही हूँ, आप एक बार ना खुद से इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो गैस 1 मिनट आप लोग इसको खुद से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या लिखा है इसमें, लिखा है भारत राजनीतिक। आइए देखें क्या लिखा है इसमें। वही सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे एक तो लिखा है कि भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस वाली जो ये वाली लाइन है उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिख रखा है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स होते हैं ना गाइस, तो उनके बारे में लिखा है। उनकी राजधानी लिखी है। तो गाइस हम सब जानते हैं कौन कौन से 7 सिस्टर्स है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो गाइस इसकी आप राजधानी देख लीजिएगा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के शीर्ष 4 राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, कम चौड़ा। ये जो मतलब पश्चिमी तटीय मैदान होता है भारत का, जो ये वाला साइड होता है ये कम चौड़ा होता है, पूर्वी तटीय जो है अधिक चौड़ा होता है। तो इसमें लिखा है गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसको हम बोलते हैं कोंकण तट। और गोवा से क्या है मंगलौर कहाँ है गाइस, कर्नाटक है। वहाँ पे जो तट है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट और मंगलौर से कन्याकुमारी तक को हम बोलते हैं मालाबार तट।
आई होप ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अब इसमें एक चीज़ लिखी है, क्या आप जानते हैं, आइए देखें क्या लिखा है इसमें लिखा है लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं और इसके अधिकांश द्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति के हैं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसमें लिखा है भारत के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप क्या नाम है, इसका सालसेट द्वीप है, जिस पर क्या है मुंबई शहर बसा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब लिखा है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, लक्षद्वीप की है। फिर लिखा है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है और न्यूनतम क्षेत्रफल गाइस किसका है, वो है आपका लक्षद्वीप का। चलिए आइए इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है गाइस, यहाँ क्या लिखा है कि कर्क रेखा को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं और ये भारत को लगभग जो है 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइस देख लेते हैं कौन से वो 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। इस देखिए ये रही आपकी कर्क रेखा। तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है गाइस, यहाँ पे गुजरात है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8। फिर लिखा है इसमें पूर्वी तटवर्ती मैदान, तो इसमें लिखा है जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान यानी कि उत्तर तटीय भाग से गोदावरी डेल्टा तक क्या होता है, उत्कल तट, क्या उत्कल तट, कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट, ये कहा जाता है, ठीक है इसको। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय मैदान तक यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक क्या बोलते हैं उसे, तो इसे बोलते हैं गाइस कोरोमंडल तट। फिर लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है, सैंडल पीक है। क्या है इसकी जो हाइट है वो है 732 मीटर है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल जो है 38 द्वीप ही बसे हुए हैं और शेष क्या है, निर्जन है। चलिए दोस्तों, तो ये पेज भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों ये सब आप पढ़ के आए हुए होंगे, बस यहाँ पे शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है संविधान के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर संविधान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है, जिसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ठीक है। और संविधान के तीसरे भाग यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। ये मौलिक अधिकार हैं। देखिए आइए देखते हैं कौन कौन से हैं इस मौलिक अधिकार। तो इसमें लिखा है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के लिए समान अवसर, तो ये लिखा है। फिर लिखा है विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का जो है अधिकार। फिर है सम्मेलन करने, संस्था या संघ बनाने, देश में सर्वत्र आने जाने, भारत के किसी भी भाग में रहने, कोई रोजगार व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है। इसमें से कुछ अधिकारों को देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता में सीमित किया गया है। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे आता है शोषण से रक्षा का अधिकार। मतलब इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बेगार, बाल श्रम, व्यक्तियों के क्रय विक्रय का निषेध किया गया है। अंतःकरण की जो है प्रेरणा, धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो गया चौथा आपका। पांचवा है नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित करने और अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। ये हो गया आपका पांचवा अधिकार। छठे में क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार यानी कि जो आपका आता है आर्टिकल 32, ठीक है, इसका अधिकार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो 1976 में क्या होता है, संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो होता है उसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इससे पहले नहीं थे, ये मूल जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। ये कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। तो इसमें लिखा है इसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करें, देश की रक्षा करें और कहे जाने पर क्या है राष्ट्रीय सेवा में जुट जाएं। अब यहाँ लिखा है कि धर्म, भाषा और क्षेत्रीय और वर्ग संबंधी विभिन्नताओं को भुलाकर सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, अब यहाँ बात करेंगे डायरेक्टिव जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो यहाँ पे लिखा है संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, तथापि वे देश के प्रशासन का मूल आधार है। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वे कानून
बनाते समय इन सिद्धांतों का क्या करें, पालन करें। ये सिद्धांत क्या है, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिए क्या है, प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम किसकी, कार्यपालिका की। ठीक है, तो लिखा है केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली क्या आती है, मंत्रिपरिषद, जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए होती है। चलिए दोस्तों, एक बार इसको यहाँ पे रोकते हैं और हम लोग अभी राष्ट्रपति पढ़ते हैं पहले। तो देखिए राष्ट्रपति में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा होता है। इस निर्वाचन मंडल में क्या होता है, संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, मनोनीत नहीं होते हैं गाइस, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर लिखा है कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक कम से कम 35 वर्ष की आयु और क्या है, लोकसभा के सदस्य बनने का पात्र मतलब जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा उन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उन्हें क्या है, पद से हटाया भी जा सकता है। फिर लिखा है वह उपराष्ट्रपति को संबंधित हस्तलिखित पत्र द्वारा क्या है, पद त्याग कर सकते हैं। कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित होते हैं। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करते हैं। फिर लिखा है रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी क्या है, राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और उसका सत्रावसान करने, संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने, लोकसभा को भंग करने, दोनों अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने, बजट और वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश करने और विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान देने, दंड रोकने, फिर उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने, छूट देने, दंड को बदलने के अधिकार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये सब राष्ट्रपति के अधिकार हैं। अब लिखा है किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे देश अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा है राष्ट्रपति। चलिए आइए एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ लिखा है संविधान के अनुच्छेद 123(1) के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना और उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होता है। मतलब अगर ऐसा होता है तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये जरूरी है तो वो ऐसे अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है अनुच्छेद 123(2) के तहत इस प्रकार प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यक्ष वो पारित करता है, वो अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति तक या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इसमें से दूसरे संकल्प के पारित होने के प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है जो अध्यादेश है। फिर उल्लेखनीय है कि जहां संसद के सदन भिन्न तारीखों को पुनः संवेद होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां उस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उस तारीख से जो है पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। ठीक है गाइस, फिर लिखा है यहाँ पे अनुच्छेद 1233 के तहत यदि जहाँ तक इस प्रकार की जारी अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन जो है सक्षम नहीं है, तो उस सीमा तक क्या है वह अध्यादेश क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो गाइस यहाँ पे अब हम बात करेंगे अपने उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति हम कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। देखिए इनका क्या है, तो
तो दोस्तों ये सब आप वैसे भी पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे। यहाँ लिखा है उपराष्ट्रपति एक चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा एक निर्वाचन मंडल के सदस्य करते हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन। ठीक है गाइस, यहाँ पे अब यहाँ पे कोई विधानसभा की बात नहीं कही गई है। तो उपराष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने की जो मतलब क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो लिखा है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उन्हें इस पद पर पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। फिर संविधान के अनुच्छेद 67 खा में निहित कार्यविधि द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्य करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तब राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब क्या होता है, उस समय राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त हो जाता है। तब 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति चुने जाने तक क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा ऐसी स्थिति में वे राज्यसभा का जो सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। तो यहाँ लिखा है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने, उन्हें परामर्श देने के लिए क्या है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। फिर लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। फिर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह केंद्र के कार्यों के संचालन के संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णयों, कानून बनाने के प्रस्तावों और उनसे संबंधित जानकारियों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। कौन कराएगा, प्रधानमंत्री। लिखा है मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, ठीक है, उप मंत्री होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि राज्य के गठन संबंधी संवैधानिक जो प्रावधान है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 2, 3, 4 ये इन सब की बात करेंगे। तो इस आर्टिकल देखिएगा, इस यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2 में उपबंधित किया गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जिन्हें वे ठीक समझे भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी, संविधान के, ठीक है, कर सकेगी, किस नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, अब लिखा है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य में से उसका कार्य जो राज्य क्षेत्र है अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को और राज्यों के भागों को मिलाकर या अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 3 के थ्रू क्या है, संसद को। ठीक है, वे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, यहाँ तक कि किसी राज्य की सीमा या उनके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। साथ ही भारत संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम न होने के कारण कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता, न ही अपनी इच्छा से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब राज्य ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी आधार पर कहा जाता है कि भारत क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी, क्या है, नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यद्यपि राज्यों के पुनर्गठन में संसद की एकमात्र क्या है, प्रभावकारी है, संसद ही कर सकता है ये। ठीक है, यद्यपि राज्यों को पुनः आर्टिकल 3 के अंतर्गत अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में अपनी बात रखने का अधिकार है। उनके इस अधिकार की रक्षा के लिए संविधान में एक व्यावृत्ति खंड रखा गया है। इस प्रयोजन के लिए क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर यहाँ लिखा है आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 3 और 4 के अधीन नए राज्यों की स्थापना और उनके प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां आर्टिकल 368 जो है ना, उसके अधीन संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएंगी। तो आर्टिकल 368 में क्या होता है, संविधान संशोधन, तो ये नहीं माना जाएगा। अर्थात उन्हें 2/3 बहुमत या अन्य किसी विशेष प्रक्रिया के बिना किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है संविधान के आर्टिकल 51A
के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, देखिएगा इस क्या कर्तव्य है, तो इसमें लिखा है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर क्या है देश की यानी कि राष्ट्र की सेवा करे। फिर यहाँ लिखा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का जो है निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर लिखा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका क्या है परिरक्षण करे। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव भी हैं की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। वह प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावनाओं का विकास करे। फिर गाइस यहाँ लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा के लिए क्या है उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों यहाँ हो गया हमारा जो हम पढ़ रहे थे गाइस, क्या था आपका ये कर्तव्य थे नागरिकों के, ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे अब विधायिका की। ठीक है, तो विधायिका में क्या है, इसमें लिखा है संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति, दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा शामिल होती है, यानी कि 3 चीजें हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के 6 महीने के भीतर बुलानी होती है। फिर लिखा है कुछ अवसरों पर दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है। फिर यहाँ बात करेंगे हम राज्यसभा की। तो लिखा है संविधान में व्याख्या है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है गाइज, यहाँ पे है 238 से अधिक नहीं होगी। फिर यहाँ लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है गाइस, जैसे लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है ना, इसका अप्रत्यक्ष होता है। फिर लिखा है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है इसमें लिखा है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। फिर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या है अवकाश ग्रहण करते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा की। तो लोकसभा में क्या है, लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है, अब अधिकतम कितनी 552 है। 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय यानी कि जो एंग्लो इंडियंस है समुदाय के 2 व्यक्तियों को उस हालत में मनोनीत करने का अधिकार है जब उन्हें ऐसा लगता है कि सदन में इस समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। फिर लिखा 84वें संविधान संशोधन जो विधेयक है यानी कि 2001 के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा के वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कब तक? 2026 तक इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लोकसभा का कार्यकाल यदि उसे भंग ना किया जाए सदस्य की पहली बैठक को लेकर 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि आपात स्थिति लागू हो जाती है तो ये अवधि जो है संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु ये अवधि एक समय पर 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाती और आपात स्थिति समाप्त होने के बाद किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक ये नहीं हो सकती। अब तक 17 लोकसभाएं जो है गठित की जा चुकी हैं। अब लिखा है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो इसमें लिखा है संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। फिर लिखा है संसदीय समितियों की बात करें, सामान्यतः
ये समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी स्थायी समिति, एक होती है आपकी तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति प्रत्येक वर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती है। इसका कार्य कमोवेशी निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तदर्थ समिति की नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर की जाती है और इसका जो काम है पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट जो है पेश करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं स्थायी समिति। तो लोकसभा की स्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियाँ अर्थात लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक तो वैसे तीसरी क्या है आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है। ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर क्या है, लगातार नजर रखती है। अब लिखा है लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन जो प्राक्कलन समिति होती है गाइस उसमें सिर्फ होते हैं लोकसभा के सदस्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मित व्ययिता बढ़ती जा सकती है, अर्थात संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। ये इस बात की भी जांच करती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही धन व्यय किया गया या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए। फिर लिखा है लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है, ठीक है। अब लिखा है संसद में विपक्ष के नेता। तो यहाँ लिखा है राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है। 1 नवंबर 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन और कुछ अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। अब यहाँ लिखा है आपका सलाहकार समिति, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि भारत सरकार कामकाज का आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्य में से एक विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसदीय सलाहकार समिति का कार्य है। सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्यता क्या है, 10 और अधिकतम जो है 30 है, ठीक है। प्रत्येक लोकसभा भंग होने पर सलाहकार समिति भी भंग हो जाती है तथा नई लोकसभा के गठन के साथ सलाहकार जो समिति होती है वो पुनर्गठित की जाती है। फिर हम आगे बात करेंगे अखिल भारतीय सचेत सम्मेलन। इस यहाँ लिखा है समान हित के विषयों पर चर्चा करने और संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु कानून बनाने वाली संस्थाओं के व्यवहारिक कार्य संचालन से सदस्य संबंध रखने वाले केंद्र और राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय समय समय पर अखिल भारतीय सचेत समिति का क्या करती है, आयोजन करती है। और 1952 से अब तक जो है 18 अखिल भारतीय जो सचेत सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब लिखा है विशेष उल्लेख के अंतर्गत मामले। यहाँ लिखा है संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 और राज्यसभा के विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करता है। लोकसभा के प्रश्नकाल के बाद 12 बजे दोपहर के सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय उठाते हैं और राज्यसभा में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय प्रायः 11 बजे उठाते हैं। मंत्रीगण कभी कभी सदस्यों द्वारा इंगित बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देता है, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है। संविधान मंत्रियों की अनुपस्थिति में क्या है, संसदीय कार्य मंत्री सदन और सदस्य को आश्वासन देता है कि संविधान मंत्री को संबंधित मंत्री को उसकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाए। फिर लिखा है नियंत्रण और महालेखा परीक्षण यानी कि कैग। यहाँ लिखा है जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। अपने पद छोड़ने के बाद वह केंद्र और राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य का लेखा जोखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा। फिर लिखा है कैग द्वारा केंद्र के लेखा जोखा की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। अब गाइस हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति की नियुक्ति इस पद के लिए की जाती है। अटॉर्नी जनरल का काम कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया के ऐसे अन्य कार्य करना है जिससे राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट या सौंपे गए हों। अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भारत के क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा। ठीक है। अब लिखा है भारत का सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य वकील भी होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा बड़ा विधिक अधिकारी होता है। वह अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और वह स्वयं भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की तरह क्या करता है की तरह से सहायक होता है। लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और कानूनी अधिकार यानी कि नियम और शर्तें नियम 1972 के संदर्भ में भारत के संघ की ओर से पेश होते हैं। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल का पद जो अनुच्छेद 36 के तहत एक संवैधानिक पद है के विपरीत सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल क्या है, वैधानिक है। ठीक है। तो एक पद है आपका संवैधानिक, इधर बात कर रहे हैं वैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कैबिनेट समिति द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय। तो इसमें लिखा है मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिवालय का जो कार्य होता है क्या, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहयोग और कार्य नियम। ठीक है। दूसरा है कार्य नियम। ठीक है। कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालय या विभाग की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते लिखा है सरकार के मंत्रालय और विभाग। तो सरकार के कई मंत्रालय विभाग होते हैं। इनकी संख्या समय समय पर इस बात पर निर्भर करती है कि काम कितना है और किस मामले को कितना महत्व दिया जा रहा है। फिर यहाँ लिखा है रासायनिक शस्त्र संधि हेतु क्या है, राष्ट्रीय प्राधिकरण। रासायनिक शस्त्रों यानी कि हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडार, प्रयोग पर समझौता एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्या लिखा है, CWC, जो रासायनिक शस्त्रों यानी कि हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग और उनके पूर्ववर्ती स्वरूपों पर प्रतिबंध लगाती है। ये संधि 1997 में लागू हुई और मार्च 2016 तक 192 देशों ने इस संधि का समर्थन एवं इस पर हस्ताक्षर किया। फिर लिखा है हैग, नीदरलैंड में स्थित रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संगठन यानी कि क्या लिखा है, OCWC इस संधि के लिए बना अंतर सरकारी संगठन है। तो OCWC को 2013 में मिला नोबेल पुरस्कार इस संगठन को प्रभावशीलता को प्रमाणित करता है। अब है यहाँ पे लिखा है लोक सेवा दिवस। तो भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें लोक सेवा अधिकारी नागरिक हितों के प्रति अपनी निष्ठा और कार्यों में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दोहराते हैं। ऐसा पहला आयोजन 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। तो दोस्तों आगे लिखा है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो लिखा है सभी उम्मीदवारों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों के उम्मीदवारों को निकटतम जिला मुख्यालय पर एक समान परीक्षा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और भर्तियों में समानता और समावेशन के नए मानदंड को अपनाने के लिए सरकार ने अगस्त 2020 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की है। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक स्वायत्त और स्वावलंबी निकाय है। इसे सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए वर्ग ख के अराजपत्रित पदों जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, सरकार में वर्ग ग के पद और उसके समकक्ष पदों जिसमें ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है पर उम्मीदवारों के चयन के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन 3 स्तरीय परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यहाँ लिखा है सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन।
लेकिन नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ाने, सरकार की प्रणालियों को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार रोकने, वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। तो अधिनियम का उद्देश्य सूचना से लैस नागरिकों के नागरिक तैयार करना, जो शासन के विभिन्न अंगों पर आवश्यक सतर्कता बनाने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम हो और शासन के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाए। फिर गाइस यहाँ लिखा है राजभाषा। तो लिखा है संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343(2) में शासकीय कार्यों में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान में लागू होने के बाद वर्ष अर्थात 25 जनवरी 1965 तक जारी रखने का जो है प्रावधान किया गया था। अब आर्टिकल 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रख सकती है। फिर तदनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 यानी कि जिसे 1967 में संशोधित किया गया था कि धारा 3(2) में यह व्यवस्था की गई थी कि हिंदी के अलावा इंग्लिश भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ समितियाँ। तो इसमें लिखा है केंद्रीय हिंदी समिति का गठन जो है 1967 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और ये नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बाद दिशा निर्देश तय करती है। तो राजभाषा पर संसद समिति का गठन 1976 में किया गया था। इसका गठन सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के लिए की गई थी। फिर लिखा है अंतर्राज्यीय परिषद। तो लिखा है संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद एक अनुशंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के लिए अधिकार दिया गया है जिसमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे क्या लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों आगे लिखा है कि इस विषय के संबंध में बेहतर नीतिगत समन्वय और कार्रवाई के लिए ये राज्यों के उन समान हित के मुद्दे पर भी विचार करती है जिसे परिषद के अध्यक्ष द्वारा जो है अग्रेषित किया जाता है। फिर माननीय प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो के प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है के प्रशासक और राष्ट्रपति शासन वाले जो राज्य हैं, ठीक है, उसके राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री, ठीक है, और जिन्हें इस परिषद के अध्यक्ष ने नामांकित किया हो इस परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जो है थोड़ा बहुत पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। इसमें लिखा है राज्य पुनर्गठन जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अनुसार 5 क्षेत्रीय परिषदें यथा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य में क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण और तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषाई पक्षपाती प्रवृत्तियों को रोकना और केंद्र और राज्यों के सहयोग और विचारों के आदान प्रदान को सक्रिय बनाना तथा विकास योजनाओं के त्वरित और सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यों में क्या पारस्परिक सहयोग के वातावरण का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद की जो है रचना। तो क्षेत्रीय परिषदें अगर हम बात करें तो जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, तो गैस इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश क्या चंडीगढ़ है, आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो आपका बिहार है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है। अगर हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो कई क्या क्या है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो बाकी के बचे हुए जो भी हैं आपके गए जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी।
ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे क्षेत्रीय परिषदों के संगठनात्मक संरचना की। तो केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। संबंधित क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो उसके सदस्य राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री। 1 वर्ष के लिए क्या होते हैं, रोटेशन के आधार पर ये बनाए जाते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों में हर राज्य के 2 या अन्य मंत्री जो है सदस्य होते हैं और सदस्य राज्य के मुख्य सचिव वार्षिक रोटेशन के आधार पर क्षेत्रीय परिषदों के सचिव होते हैं। और क्या होता है, एक अन्य विकास अधिकारी यानी कि विकास आयुक्त तथा योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए, ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए क्या होता है, सलाहकार होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे राज्य की। तो राज्य में शासन व्यवस्था केंद्र से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल की। ठीक है, तो इसमें लिखा है राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। ठीक है, और 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर लिखा है राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार जो हैं आपके राज्यपाल में निहित होते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देती है, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य अपने विवेक से भी करने होते हैं। ठीक है, नागालैंड के मामले में संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत राज्यपाल को कानून व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी क्या है, सौंपी गई है। यद्यपि कानून व्यवस्था संबंधी मामले में उसके लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श करना जरूरी होता है, फिर भी वे कार्रवाई के बारे में अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन क्या है, कानून व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है। फिर लिखा है राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श के कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, किंतु ये सभी व्यवस्थाएं अस्थायी है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रति रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाए तो कानून व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपना अब आवश्यक नहीं है, तो वह आदेश जारी कर ऐसे निर्देश दे सकते हैं। तो इसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय इलाकों पर लागू होने वाली 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में किए गए उल्लेख के अनुसार जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामले में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। फिर लिखा है कि 6ठी अनुसूची में मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को दिसंबर 1998 से लागू लगभग सभी कार्य, ठीक है, कर लगाने, जिला परिषदों द्वारा गैर जनजातीय समुदाय के धन उधार देने वालों के मामले को छोड़कर में अपने विवेक का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं। सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति और जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो गाइस आगे हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। तो इसमें लिखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या है, विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे विधानमंडल की। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसके अंदर राज्यपाल के अतिरिक्त 1 या 2 क्या होते हैं, सदन होते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधान मंडल में 2 सदन हैं जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहते हैं। शेष राज्यों में विधानमंडल का केवल एक ही जो है सदन है। कौन सा है, विधानसभा है। ठीक है, किसी राज्य में वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहां वे नहीं है वहां उसे बनाने के लिए यदि संबंधित विधानसभा प्रस्ताव पारित करती है तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है। मतलब संसद जो है ये व्यवस्था करेगी। ठीक है, अब लिखा है विधान परिषद। तो इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य की कुल संख्या की कितनी होगी, 1/3 से अधिक या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हो। ठीक है, फिर लिखा है 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका, जिला बोर्ड, राज्यों के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल करते हैं। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 12वें भाग के बराबर सदस्यों का निर्वाचन राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से काम कर रहे अध्यापकों के निर्वाचन मंडल करते हैं।
फिर अन्य 12वें भाग के बराबर जो है संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं जिन्हें स्नातक की उपाधि लिए हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों। शेष सदस्यों के नाम जो है राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हो। फिर लिखा है विधान परिषदें भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष में क्या है उनकी जो वो होती है सदस्यता होती है वो समाप्त हो जाती है, मतलब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखा है कि जो विधेयक है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके रखना। ठीक है, अब इसमें लिखा है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने के लिए रोक सकता है। ठीक है, संपत्ति का जो है अनिवार्य अधिग्रहण, उच्च न्यायालयों की सख्ती और स्थिति पर प्रभाव वाले उपाय, अंतर्राज्यीय नदी घाटी विकास योजनाओं में बिजली या जल के भंडारण, वितरण और बिक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से संबंधित विधेयक अनिवार्यतः इस प्रकार से रोके रखे जाने चाहिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल में अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगाने संबंधी कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना क्या है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे विधानसभा की। तो इसमें लिखा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा कम से कम 60 सदस्य होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 371(6) के अनुसार सिक्किम विधानसभा में गाइस कितने हैं, 32 सदस्य हैं। तो इसका जो है निर्वाचन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। फिर लिखा है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत किए गए स्थानों की संख्या के बीच अनुपात जहां तक संभव हो संपूर्ण राज्य में समान होना चाहिए। आमतौर पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे अवधि से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है। फिर अधिकार और कार्य की अगर बात करें तो राज्य विधानमंडलों को संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि अनुसूची 2 में वर्णित विषयों पर पूर्ण अधिकार और जो सूची 3 में दिए गए विषयों पर केंद्र के साथ मिलजुल के जो अधिकार प्राप्त है। यानी कि एक हो गया आपका राज्य सूची, दूसरी होगी आपकी समवर्ती सूची। अब यहाँ लिखा है विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला संपूर्ण व्यय, आगे जाने वाले कर और ऋण प्राप्त करना शामिल है। फिर वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक प्राप्त होने पर 14 दिन के भीतर उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल सिफारिश कर सकती है, परंतु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए क्या है विधानसभा स्वतंत्र है, मान भी सकती है नहीं भी मान सकती। अब इसमें लिखा है कार्यपालिका का नियंत्रण। तो लिखा है राज्य विधानमंडल वित्त पर सामान्यतः नियंत्रण रखने के अतिरिक्त कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद विवाद, स्थगन, अविश्वास प्रस्ताव और संकल्पों आदि सामान्य प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। उनकी अपनी जो है प्राक्कलन और लेखा समिति भी होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृति अनुदान का उचित उपयोग किया जाए। फिर गाइस यहाँ बात करेंगे हम केंद्र शासित प्रदेशों की। तो यहाँ लिखा है केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी की अपनी जो है विधानसभाएं और क्या है मंत्री परिषद है। पुडुचेरी विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में निहित है। केंद्र शासित क्षेत्र से संबंधित कानून बना सकती है। अब लिखा है नगर पालिकाएं। तो भारत में स्थानीय निकायों का लंबा इतिहास है। सर्वप्रथम पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई थी। उसके बाद 1726 में इस तरह नगर निगम कहा मुंबई और कलकत्ता तत्कालीन बम्बई और कलकत्ता में क्या है स्थापित किए गए थे। तो भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा की विस्तृत व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट रूप से संवैधानिक दायित्व नहीं दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांवों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन राज्यों की सूची में
प्रविष्टि 5 को छोड़कर नगर पालिकाओं का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे स्थानीय शहरी निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और नियमों को क्या है स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशाली लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मजबूत बनाने के कार्य में मदद करने के उद्देश्य से संसद ने 1992 में नगर पालिका एक्ट, नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 74वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया और ये अधिनियम 1993 से अमल में लाया गया। तो भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया। फिर लिखा है संविधान में नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया खंड यानी कि आपका क्या है यहाँ पे 9 का जोड़ा गया, ताकि अन्य बातों के अलावा 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का गठन किया जा सके। एक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें एंड बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, निर्धारित अवधि की नगर पालिका, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और महानगर तथा जिला योजना समिति का गठन। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने निर्वाचन आयोग और वित्तीय आयोग का गठन कर लिया है। तो गाइस यहाँ हम बात करेंगे पंचायतें। तो लिखा संविधान के आर्टिकल 40 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेंगे कि वे एक स्वायत्त शासक की इकाई के रूप में कार्य कर सके। फिर उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड यानी क्या 9 जोड़ा गया। तो वैसे इसमें लिखा है जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्न व्यवस्था की गई। गांव अथवा गांव के समूहों में ग्राम सभा, ग्राम तथा अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन, ग्राम और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए और इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का सीधा चुनाव। ऐसे स्तरों पर पंचायत सदस्यों, पंचायत अध्यक्षों के पद के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण, पंचायत के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना। तो गाइस यहाँ लिखा है निर्वाचन आयोग। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये स्थानीय स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान ने संसद और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार जो है आयोग में निहित है। तो लिखा है निर्वाचन आयोग आम चुनाव, उपचुनाव दोनों के चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। ये मतदाता सूची तैयार करता है और उसका रखरखाव करता है तथा समय समय पर उन्हें अद्यतन करता है। ठीक है, फिर उम्मीदवारों के नामांकन का पर्यवेक्षण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवारों के धन खर्च सहित चुनाव प्रचार की निगरानी करता है। यह चुनाव की प्रक्रिया में मीडिया द्वारा कवरेज में सहायता करता है। फिर मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने के उपाय करता है। मतदाता केंद्रों और बूथों की व्यवस्था करता है और मतगणना और नतीजे की घोषणा की निगरानी करता है। ये EVM ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान कराता है। हाल ही में प्रायोगिक आधार पर VVPAT ठीक है गाइस, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल की शुरुआत की गई है। ठीक है, निर्वाचन मतदान के समय फोटो पहचान पत्र, फोटो पर्चियों के वितरण के माध्यम से अनिवार्य पहचान का भी प्रावधान किया है। ठीक है गाइस, यहाँ आप लिखा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021। तो लिखा है राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई। कब दी गई है? 28 मार्च 2021 को। यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है इस अधिनियम में विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन किया गया है। किसकी? विधानसभा और उपराज्यपाल की। इसमें प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में शासन शब्द का अर्थ उपराज्यपाल अभिप्रेत होगा।
तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। एक पेज था जो हम पीछे हमने स्किप किया था, वो था ये पेज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा है जैसे प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं और उनके मंत्रालय हैं, जैसे अमित शाह हैं, विदेश मंत्री हैं आपके, ठीक है, राजनाथ सिंह आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपरोक्त मामले। तो थोड़ा बहुत दोस्तों ये वाला जो है ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मंत्रियों के नाम, उनके विभाग या मंत्रालय हैं, फिर अन्य कैबिनेट मंत्री के नाम और उनके विभाग और मंत्रालय हैं। तो दोस्तों ये जो है आप एक बार अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके नोट्स आप खुद ही बना लीजिएगा। तो ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उनके जो भी विभाग है या मंत्रालय हैं उनके नाम लिखे हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर राज्य मंत्री लिखे हुए हैं, राज्य मंत्री हैं उनके जो भी है मंत्रालय या उनके विभाग हैं उनके नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो हम ये एक बार खुद से पढ़ लेना आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, जो ये है हमारा हो गया कंप्लीट, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हम पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कोई सजेशन देना हो या मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, कम करनी है, एक्सप्लेन करना है, तो उस बारे में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे चैनल का नाम है #QBPCS विद चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब करते हैं वीडियो को समाप्त। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।